गणपत कंपटीशन क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, मैं फिर से हाजिर हो गया गणपत कुमार पंडित। आज मैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज चलेंगे गति, दूसरा चैप्टर है। इससे पहले हम पहला चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिए थे। आप लोग जिसने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ से देख लीजिएगा उसको। और केमिस्ट्री का सीरीज हम लोग ख़त्म कर दिए थे। अब मैं फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला तो ख़त्म कर दिए थे, आज दूसरा चैप्टर गति चल रहे हैं, तो चलते हैं। आज पहले अदिश राशि की बात करते हैं। वैसी की राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी अदिश राशियां हैं। अदिश राशि वैसी की राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन की बात कर लेते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत यानी न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रा मीटर होता है, यानी विस्थापन का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल की बात करते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रा मीटर प्रति सेकंड है। वेग की बात कर लेते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रा मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण की बात करते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। प्रक्षेप गति की बात करते हैं। जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं और वक्र पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। यह सदैव परवलयाकार होता है। धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला आदि मार्ग परवलयाकार होता है। ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। प्रक्षेप गति एक द्विमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति है। प्रक्षेप का अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे 36 से 45 डिग्री कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। प्रक्षेपण कोण थीटा एवं 90 - थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कोण 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्तीय गति की बात करते हैं।
जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्शरहित उड़ जाती है। कोणीय वेग की बात करते हैं। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्राय ओमेगा से प्रकट किया जाता है अर्थात ओमेगा बराबर θ/t। अधिक कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2πn, क्योंकि एक चक्कर में कण 2π यानी 360 डिग्री रेडियन से घूम जाती है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि गुना n यानी 2πrn। यही उसकी रेखीय चाल होगी अर्थात v बराबर 2πrn। इसलिए v बराबर 2πn गुना r इक्वल टू ओमेगा गुना r। चूँकि ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn होता है। रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल गुना त्रिज्या। पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। न्यूटन गति के नियम थोड़ा देख लेते हैं। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1666 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं दोस्तों? गैलीलियो का नियम या तो जड़त्व का भी नियम कहते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा देख लेते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रा न्यूटन है। जड़त्व के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर कार में अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जा पड़ते हैं। दोस्तों जड़त्व का कुछ उदाहरण जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग कर ही लीजिएगा। संवेग की बात करते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान। संवेग एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रा किलोग्राम गुना मीटर प्रति सेकेंड है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम देख लेते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु के अर्पित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग के परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यदि अर्पित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम को बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बल का द्वितीय मतलब न्यूटन का द्वितीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। न्यूटन का तृतीय गति नियम देख लेते हैं।
प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना, नाव के किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाने में जो है न्यूटन का तृतीय गति नियम लगता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत देख लेते हैं। अधिक कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुछ संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। आवेग की बात कर लेते हैं। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर होता है बल गुना समय अंतराल बराबर समय में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन सेकेंड है। इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। अब केंद्रीय बल की बात करते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अपकेंद्र बल F बराबर mv²/r होता है। अब केंद्रीय बल देख लेते हैं। अब केंद्रीय बल देखते हैं। अजड़कतीय फ्रेम में न्यूटन के नियम को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बल की कल्पना करनी होती है जिसे परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अब केंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अपकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत की कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल कर लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। बल आघूर्ण की बात करते हैं। बल एक ऐसा बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के प्रतः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के प्रतः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण T बराबर होता है बल गुना आघूर्ण यानी भुजा। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रा न्यूटन मीटर होता है। सरल मशीन की बात करते हैं। सरल मशीन एक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी एवं अनंत तल, स्क्रू, जैक आदि। उत्तोलक की बात करते हैं। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। पहला होता है आलंब। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। आयाम की बात करते हैं। उत्तोलक का उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। भार की बात करते हैं। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक के प्रकार देखते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलक में आलम F, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है।
इस प्रकार के उत्तोलन में आंतरिक लाभ एक से अधिक, एक के बराबर तथा एक से कम भी हो सकता है। इसके उदाहरण है कैंची, पिलास, सिंडासी, कील, उखाड़ने की मशीन, शीश, झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलक में आलम F एवं आयास E के बीच भार W होता है। इस प्रकार के उत्तोलक में आंतरिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। इसके उदाहरण है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी आदि। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक की बात करते हैं। इस वर्ग के उत्तोलक में आलम F भार W के बीच में आयास E होता है। इसका आंतरिक लाभ सदैव एक से कम होता है, अर्थात उदाहरण हो गया चिमटा, मनुष्य का हाथ। गुरुत्व केंद्र की बात करते हैं। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। अस्थायी संतुलन के प्रकार देखते हैं। संतुलन तीन प्रकार के होते हैं, अस्थायी, अस्थायी तथा उदासीन। अस्थायी संतुलन की बात करते हैं। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः पूरी स्थिति में आ जाए तो इसी संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन की बात करते हैं। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए, उसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। उदासीन संतुलन, यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। अस्थायी संतुलन की शर्त देख लेते हैं। किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए दो शर्त का पूरा होना आवश्यक है। पहला, वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। दूसरा हो गया, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।